नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, NHAI के साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पुल गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। मॉनसूनी बारिश के दौरान बिहार में धड़ाधड़ कई छोटे बड़े पुल गिरे। 15 दिन के अंदर पुल गिरने की 12 घटनाएं हुई। पुल गिरने का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और NHAI के साथ साथ केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्रजेश सिंह ने मांग की कि राज्य में पहले से मौजूद सभी छोटे बड़े पुलों और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। कमजोर पुलों को गिरा दिया जाए ताकि हादसे ना हो। पहले से मौजूद और निर्माणाधीन पुलों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक स्थायी नीति हो और पुल की मजबूती पर व्यापक डेटाबेस बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने विपक्ष को सरकार पर तंज कसने का मौका दे दिया है। ये बिहार सरकार के भ्रष्टाचार का पोल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खुल गया। वहीं लगातार पुल गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार ने पहले ही सारे पुलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। कोर्ट की चिंता को बिहार सरकार पहले ही दुरुस्त करने में जुटी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को जारी किए गए नोटिस का जवाब ससमय बिहार सरकार देगी। बिहार सरकार पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने सारे पुलों के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी बिहार के जर्जर पुल हैं उन पर चिन्हित कर करके और कार्रवाई किया जाए। गिरते पुलों पर सियासत पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है और शायद आगे भी होती रहेगी। लेकिन ये बड़ा सवाल तो है कि आखिर बिहार में क्यों गिरते हैं इतने पुल। अगर भ्रष्टाचार वजह है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर समय रहते क्यों नहीं होती कार्रवाई। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राज्य सरकार को राज्य में मौजूदा पुल और निर्माणाधीन पुलों की संरचनात्मक ऑडिट करने और कमजोर ढांचे वाले पुल को ध्वस्त करने या फिर से बनाने के निर्देश जारी करने को कहा गया है। इस मामले पर बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया, जो नोटिस दिया गया है उसके पहले ही बिहार सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया और बहुत जल्द ऑडिट भी हो जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिया, इसका अनुपालन तो ऑलरेडी हम लोग 15 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी उस आचक में, तो ये अच्छी बात है ना कि जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने लोग हैं अगर सजग रहें इन सब चीज़ों में तो देश में अच्छी बात है। देश हित में अच्छा ये पहल है सबका, सब लोग उसमें इंटरेस्ट है, सब लोग चाह रहे हैं। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराए जा रहा है, ये सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों पहले हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर खूब बयानबाजी हुई। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल ने सदन में बोलते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। चक्रव्यूह कमल के आकार का है, ये 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप? आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। तो ये लड़ाई
शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी हो रही है। एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आज देश में नफरत फैलाने का काम टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो डरा हुआ देश होगा और सहमा हुआ देश होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी कैसे होती जाएगी। तो हमको लगता है कि अब इस तरह के बयान का कोई सदन में औचित्य नहीं है। कमल चक्रव्यूह दिख रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। 21वीं सदी का चक्रव्यूह है, बिल्कुल ये कमल का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आपके जैसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी फंस के अपनी दम तोड़ देते हैं, जेल जाते हैं। तो वहीं महागठबंधन ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। बिल्कुल सच्ची बात है। आप किसानों को ही ले लीजिए, आप देखिए भारत में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया गया और पूरा भारत को ये लोग महंगाई के गोद में बैठा करके रख दिए। तो झांसा तो जरूर दे रहे हैं और कमल के चक्रव्यूह में तो हमारा देश फंसता जा रहा है। संभलने की जरूरत है लोगों को। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में सरकार पर निशाना साधना उनका अधिकार है। लेकिन कई बार राहुल बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है, उन पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे के बाद ये सवाल उठने लगे हैं, आखिर बिहार की राजधानी पटना में चल रहे कोचिंग संस्थान कितने सुरक्षित हैं? न्यूज़ 18 की टीम ने पटना के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का जायजा लिया। हमारी पड़ताल में कुछ कोचिंग सेंटर सुरक्षा के मापदंडों में खरे उतरे हैं तो कई सेंटरों में लापरवाही साफ तौर पर दिख भी रही है। देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान की लापरवाही ने 3 छात्रों की जान ले ली। आईएएस बनने का सपना संजोए ये बच्चे तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि इन्हें लापरवाह सिस्टम ने मौत की नींद सुला दी। इस हादसे के बाद से अब लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि उनके बच्चे जो पटना जैसे शहरों में कोचिंग करने गए, वहां वे कितने सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी इसकी पड़ताल करने निकली। सबसे पहले पटना में कोचिंग संस्थान की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। करियर तो बनाते हैं लेकिन उनका जीवन कितना सुरक्षित है। एक कोचिंग संस्थान की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हालांकि बेसमेंट में नहीं है, ये फर्स्ट फ्लोर पर कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है। कई सारे ऐसी डिग्रियां जो बच्चे यहाँ पढ़कर हासिल करते हैं, कई सारे जॉब जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करके जॉब हासिल करते हैं। यहाँ किन किन मानकों का पालन होता है, सबसे पहले उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। बच्चे सुरक्षित ढंग से यहाँ पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से मानक जो यहाँ फॉलो किए जा रहे हैं। 2010 में बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ कोचिंग एक्ट पारित हुआ। कोचिंग एक्ट में है कि एक बेंच पर 2 लड़के रहेंगे वो है, और दूसरी बात कि अगर किसी अगलगी तक की घटना होती है तो आग बुझाने का पर्याप्त साधन होना चाहिए, उसका साधन है। दूसरी बात कि प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश हमारे पास पर्याप्त है। तीसरी बात है कि लड़की का बाथरूम और लड़का का बाथरूम अलग अलग होना चाहिए, वो होना चाहिए। चौथी बात कि कोई भी ऐसी बातें, मान लें कि एक रूम में 2 दरवाज़ा होना चाहिए, यानी कि मान लें कोई घटना घटती है तो लड़के को निकाला जा सके आसानी से, तो आसानी से निकाला जा सके, तो उस तरह की तमाम मानदंडों का पालन किया जा रहा है। हमारी पड़ताल में बिहार की राजधानी का यह कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों के टेस्ट में पास हो गया। पटना के कई और कोचिंग संस्थानों में क्या है छात्रों के पढ़ाई की स्थिति, उसकी भी पड़ताल हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र ने की। बहादुरपुर बाजार समिति इलाके में कई कोचिंग सेंटर चलते हैं। तंग गलियों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहां सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपके कोचिंग में भी फायर सिस्टम होना चाहिए? यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें, या फिर कोचिंग के बाहर इतनी जगह हो कि इमरजेंसी में गाड़ी या एम्बुलेंस कुछ उस तरीके की हो तो वो उसे लाया जा सके? बिल्कुल सर, ऐसा तो है। फायर आपका फायर एक्सटेंशन भी लगा हुआ है, सारा कुछ है। जो मानक है कोचिंग चलाने का वो सारा हम लोग अपडेट करके रखते हैं। सरकार के मानक हैं, वो मानक बहुत दिखाई नहीं देता है। मानक में आपको वो फायर वगैरह सारा चीज है अवेलेबल,
बच्चों के लिए पानी वगैरह है, डबल डोर है और मेरा क्लास का कैपेसिटी 25 से 30 स्टूडेंट है। कोचिंग के संचालन में किन गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होता है, ये भी जान लीजिए। प्रत्येक कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। कमरे हवादार, सुविधाओं से युक्त होने चाहिए। छात्रों और स्टाफ के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। सेंटर के परिसर में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। साथ ही फायर सेफ्टी की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। छात्रों की शिकायत के लिए भी एक समिति होनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक हादसे कोचिंग संस्थानों से जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली के कई सेंटर तो बगैर एनओसी के ही बेसमेंट में धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिन पर ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। पर सवाल ये भी कि बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई का क्या फायदा? वैसे पटना से लेकर रांची तक की हमारी पड़ताल में कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों पर पास जरूर हुए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज कोचिंग हादसे में औरंगाबाद की तान्या की भी मौत हुई। आज दिल्ली से तान्या के माता पिता उनका शव लेकर नबी नगर के शनिश्चर बाजार स्थित पैतृक आवास पहुंचे। तान्या का शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। तान्या जेएनयू से स्नातक कर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तान्या ने अपने माता पिता और परिवार को अफसर बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण तान्या के परिवार का ये सपना पूरा नहीं हो सका। तान्या के घरवाले तान्या की मौत को कत्ल का नाम दे रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहते हैं। कत्ल है, ये तो कत्ल हो रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट का मिला जुला कत्ल है। ऐसा नहीं, ओल्ड राजेंद्र नगर में अप्रोक्स 100+ ऐसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहे हैं जो कि बंद होना चाहिए। अभी जो कुछ बेसमेंट बंद किए जा रहे हैं, उनके साथ में जितने भी बेसमेंट है उनको बंद करना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। ये बच्चों का भविष्य क्या बात है, वो पटना में हो कि दिल्ली में हो कि जयपुर में हो, इस विषय पे हम नहीं, सरकार को एक मापदंड तय करना होगा कि किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट चले, कितने बच्चों को वो लोग एक बार में पढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। स्कूल का स्ट्रेंथ या कॉलेज का स्ट्रेंथ आता है 10% और कोचिंग का आता है 1000%। बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को सुझाव दिया। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि अपराधियों में जो भय 2005 से 2010 में था, वह खौफ अभी नजर नहीं आता। उस वक्त स्पीडी ट्रायल से बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई जाती थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा व्यवस्था पुलिस को दी गई, बावजूद अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। जिस राज्य में अपराध बेकाबू हो जाए, वहां विकास और कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। 5 और 10 उसमें मैं तो शासन का हिस्सा में था, तो निश्चित रूप से 2005 और 10 में जिस प्रकार से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ था, अपराधी कानून से डरते थे, और इसका एक जो मॉडल बना था बिहार में स्पीडी ट्रायल, उसका एक प्रभाव आया था। आखिर 2005-10 में तो ही कानून था जी नहीं, और 2005-10 के बाद से बिहार सरकार ने पुलिस को और ज्यादा मदद किया है। बेहतर गाड़ियां दी हैं, बेहतर थाना भवन दिए हैं, बेहतर हथियार दिए हैं, बेहतर और तरह की व्यवस्था है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो भाई आपको तो और भी बढ़िया से उसको काम करना चाहिए ना। बिहार में बढ़ते अपराध और उसे कंट्रोल करने से जुड़े आरसीपी सिंह के बयान पर बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है और बयान के बहाने आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आरसीपी सिन्हा जाकर करके भाजपा में ये बात तो लोग पहले ही से कर रहे थे कि इकबाल समाप्त हो चुका है नीतीश जी का, कानून का राज बिहार में नहीं है, भय का वातावरण है, हर व्यक्ति डरा और समा हुआ है। अपराधियों की गोलियों की ततराहट से इलाका, कस्बा, गलियां सब थर्रा जाता है, सड़कों पर खून के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बिहार में तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है, जो कानून के राज को स्थापित करने के लिए जानी जाती है, क्योंकि हमारी सरकार का यही यूएसपी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में कोई भी अपराध और अपराधी संगठित अपराध करने का दुस्साहस नहीं करते हैं, और जो भी कानून के राज को भंग करने का या विधि व्यवस्था को भंग करने का दुस्साहस करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। 2005 से लेकर 2010 के दौर में प्रशासन और पुलिस इन सबको ओवरलुक करते थे आरपीपी सिंह, तो वो अपने अनुभवों के आधार पे ये सुझाव मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री उनके सुझावों पे गौर जरूर करेंगे, और सही बात है स्पीडी ट्रायल होगा तो अपराधियों में एक भय जाएगा, एक मैसेज जाएगा। और जेडीयू सांसद संजय झा ने दिल्ली के संसद भवन के ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राजहित और जनहित के कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई। सांसद संजय झा ने इस साल के केंद्रीय बजट में बिहार का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। दिल्ली से पटना पहुंचने पर दिलीप जायसवाल का पार्टी ऑफिस में जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी ऑफिस में बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। दिलीप जायसवाल का स्वागत करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी तरफ से नए अध्यक्ष को पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वे उसे ईमानदारी के साथ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी तरह एक पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है, और जिस तरह हम लोगों ने एनडीए ने तय किया साथ अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए, और आगे भी 2025 में जरूर आश्वस्त करते हैं सरकार और संगठन का पूर्ण समर्थन मिलेगा तो 2025 में अपार बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। कि सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष काल में पार्टी को बहुत से ऐसे उपलब्धि मिले जिसको कतई चुनौती के रूप में हम स्वीकार किए थे, और आज भी जो आने वाला समय है इस देवतुल्य कार्यकर्ता के सहारे हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें। वैशाली के चकबस कोल्ड स्टोर के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उनकी पहचान को देखते हुए उनकी हालत को देखते हुए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ऑटो पर सवार सभी लोग हरौली बूढ़ी माई की पूजा कर अपने घर मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर लौट रहे थे। जैसे ही ऑटो चकवास पहुंचा और वैशाली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में हुई मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। हरौली पूजा करने आ रही थी सब लोग साथ में, कई लोग थे आपके साथ में? हम लोग के 6 लोग, 7, 8 और 9 आदमी थे। अच्छा अच्छा, सब लोग हरौली। कहाँ घर है अपने के? मोतीपुर। बड़ी खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई है। पटना की विशेष निगरानी कोर्ट ने आज एक और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया। विशेष निगरानी अदालत ने तत्कालीन मार्केटिंग अफसर भोला गिरी और उनकी पत्नी के नाम पर अर्पित किए गए 87 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। आरोपी मार्केटिंग अफसर को 30 दिनों के अंदर अपनी सारी संपत्ति पटना डीएम को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर पटना डीएम मार्केटिंग अफसर की संपत्ति खुद जब्त कर लेंगे। आपको ये भी जानकारी दें कि भोला गिरी के खिलाफ यह मामला तब दर्ज हुआ था जब वे वैशाली जिले में पोस्टेड थे। और भारत की अग्रणी गेमिंग प्लेटफॉर्म जियो गेम्स ने अपने गेमिंग पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। जियो गेम ऐप और जियो सेट टॉप बॉक्स में गूगल के गेम स्कैन को इंटीग्रेट किया गया है। जियो गेम के उपयोगकर्ता अब डेली सुडोकू
ओम नोम रन और ट्रैफिक टॉप समेत 8 लोकप्रिय गेम खेल सकेंगे। गेम स्नैक के सभी गेम जियो गेम उपभोक्ताओं के लिए फ्री में उपलब्ध होंगे। एंड्रॉयड फोन यूजर्स इन गेम को खेलने के लिए जियो गेम ऐप होम पेज से आसानी से पहुंच सकते हैं। गूगल के गेम स्नैक गेम माई जियो और जियो टीवी पर जियो गेम मिनी एप्स पर भी उपलब्ध होंगे। आपको यह भी बताएं, गूगल के गेम स्नैक गेम काफी हल्के होते हैं और जल्द ही डाउनलोड हो जाते हैं। ये HTML5 गेम कम मेमोरी वाले डिवाइस और अलग अलग नेटवर्क स्थितियों में खेले जा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस सहयोग का उद्देश्य भारत में लाखों गेमर्स के लिए गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करना है, ताकि कैजुअल गेम्स तक ग्राहक की आसान पहुंच हो। गेम स्नैक के पास दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए 100 से अधिक गेम है। जियो गेम भारत को एक प्रमुख गेमिंग हब के तौर पर उभारना चाहता है और यह समझौता जियो गेम की प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।